बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फ़ैसला सामने आया है, फैमिली लॉ से मुतल्लिक है। और चूँकि ये हमारे यहाँ रोज़मर्रा के मामलात में इस तरह के जो मुकदमात हैं वो बहुत अहमियत, चूँकि हर शहरी के घर में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं और फैमिली से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं ये अदालत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब लंबी छुट्टियों पर क्यों चले गए हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एक अहम बेंच का हिस्सा बना दिया गया है। इमरान खान के मुकदमात भी आगे उसी बेंच में आने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा एक असम्बली के सेक्रेटरी को और एक डीपीओ को हटा दिया गया है और वकला की जानिब से बहुत शदीद एहतजाज था। और आज वकला की एक बड़ी कामयाबी है कि वो जिनको वो ये समझते थे कि इस पूरे के पूरे जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मुलव्वस हैं उनको हटाने में वो कामयाब हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बीवी का जो शौहर हक तफवीज़ करता है बीवी को, निकाह नामे में एक कॉलम है जिसमें यह लिखा जाता है कि क्या बीवी को तलाक का हक तफवीज़ किया जाता है, और अगर उसमें हो कि हाँ बीवी को हक तफवीज़ किया जाता है तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने मुख्तसर इसकी तफसील आपके साथ शेयर की थी, लेकिन ये बड़ा तफसीली जजमेंट है। जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब ने ये जजमेंट तहरीर की है और वो कहते हैं कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 8 के तहत ये सराहत मौजूद है कि अगर शौहर ने बीवी को तलाक का हक़ बाकायदा तौर पर तफवीज़ किया हो और वो इस हक़ को इस्तेमाल करना चाहे, या अगर शादी के किसी भी फ़रीक की ख्वाहिश हो कि शादी को तलाक के अलावा किसी और तरीके से ख़त्म किया जाए, तो ऑर्डिनेंस की दफ़ा 7 के अहकामात हस्ब ज़रूरत इसी तरह नाफिज होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था। शफी सिद्दीकी ने ये जजमेंट मोहम्मद हसन सुल्तान की अपील पर जारी की। शफी सिद्दीकी ने करार दिया कि ऑर्डिनेंस की दफ़ा 8 सब सेक्शन 1 में बीवी को तलाक का हक़ तफवीज़ करने को वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया गया और यह भी बताया गया कि तफवीज़ करदा तलाक के हक़ पर भी दफ़ा 7 की दफ़ात उसी तरह लागू होंगी। फैसले में कहा गया जब बीवी को तलाक का हक़ तफवीज़ कर दिया जाए तो वो दफ़ा 7 के तहत शौहर के मुकाम पर आ जाती है, यानी वह शौहर के तमाम हकूक़, अख्तियारात, जिम्मेदारियों और पाबंदियाँ उसी तरह निभाती है। इसका मतलब है कि अगर बीवी अपने शौहर को तलाक देना चाहे तो वह चेयरमैन यूनियन कौंसिल को एक नोटिस जारी करेगी जिसकी कॉपी शौहर को भी दी जाएगी और ये तलाक नोटिस जारी होने के 90 दिन बाद ही मौसर होगी। अगर तो निकाह नामा में हक़ तफवीज़ कर दिया गया, खावंद ने तलाक का हक़ बीवी को दे दिया है, तो फिर अगर वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो बीवी खुल्ला की डिग्री लेने नहीं जाएगी, बल्कि मर्द की तरह बीवी भी सिर्फ नोटिस जारी करेगी यूनियन कौंसिल में और उसकी कॉपी मर्द को जाएगी, जो खावंद होगा उनका उसको जाएगी। और 3 नोटिस एक महीने का, जो तलाक़ अव्वल, तलाक़ दोम और तलाक़ सोम, वो 90 दिन का जो 3 नोटिस होंगे और फिर उसके बाद वो तलाक सर्टिफिकेट जारी होगा। उसके लिए अदालती डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। आम रूटीन में चूँकि ख़ातून के पास तलाक का हक़ नहीं है तो वो अदालत में जाती है और अदालत उसको डिग्री देती है कि हाँ आप तलाक ले सकती हैं, और फिर वो अप्लाई करती है यूनियन कौंसिल में, वो फिर 90 दिन का प्रोसेस है। तो अगर हक़ तफवीज़ किया गया हो, निकाह नामे में लिखा गया हो, तो फिर सेक्शन 7 के तहत वो सारा प्रोसेस करेगी जैसे खामद ने करना था कि वो यूनियन कौंसिल में नोटिस देगी और फिर 3 नोटिस जाएंगे और 90 दिन का प्रोसेस मुकम्मल होगा। इसके अलावा बीवी इस 90 रोज़ मुद्दत के ख़त्म होने से पहले किसी भी वक्त को वाज़ेह तौर पर या बिलवास्ता वो वापस ले सकती है, रजू कर सकती है। 3 तलाक़ों का यही कंसेप्ट है कि 90 दिन पूरा होने से पहले रजू किया जा सकता है। असल तनाज़ा ये था कि आया तलाक किसी भी शक्ल में बशमूल तलाक के बिदत एक बार शुरू होने के बाद दफ़ा 7 के तहत 90 दिन के अंदर वापस ली जा सकती है या नहीं, और क्या यही असूल बीवी की जानिब से तफवीज़ करदा हक़ के ज़रिए शुरू की गई तलाक पर भी लागू होता है, चाहे ये अख्तियार गैर मशरू तौर पर दिया गया हो। नवंबर 2016 में मोहम्मद हसन सुल्तान शौहर और मोरियाल शाह बीवी की शादी हुई। फैसले में नोट किया गया कि इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं कि शौहर ने बीवी को तलाक का हक़ गैर मशरू तौर पर तफवीज़ किया था। शादी के बाद दोनों न्यूयॉर्क में मुकीम हो गए और 9 अगस्त 2021 को बेटी की पैदाइश हुई। जून 2023 में इख्तलाफ उभरे जब बीवी अपनी बेटी के साथ कराची वापस आ गए और 3 जुलाई 2023 को शौहर को दफ़ा 7 सब सेक्शन 1 के तहत तलाक का नोटिस जारी किया। शौहर ने 19 जुलाई 2023 को न्यूयॉर्क में बच्ची की तहवील के लिए केस दायर किया। नतीजतन अमरीकी अदालत ने बीवी को बेटी के साथ न्यूयॉर्क वापस आने का हुक्म दिया। 10 अगस्त 2023 को बज़ाहिर 90 दिन की मुद्दत में ही बीवी ने तलाक की कार्रवाई वापस ले ली और न्यूयॉर्क वापस चली गई। उसकी बुनियाद पर 11 अगस्त 2023 को चेयरमैन यूनियन आर्बिट्रेशन कौंसिल ने तलाक की कार्रवाई ख़त्म कर दी।
इसी रोज़ शोहर ने भी दफ़ा 7(1) के तहत तलाक का नोटिस देने की कोशिश की, मगर 10 नवंबर 2023 को खुद ही यूनियन कौंसिल के चेयरमैन से दरख्वास्त की कि इन कार्रवाइयों को मुअत्तल कर दिया जाए। कौंसिल ने 3 जनवरी 2024 को कार्रवाई ख़त्म कर दी। दोनों अहकामात बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान शोहर के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चूँकि तलाक नामा दफ़ा 7 के नोटिस के हमरा था, इसलिए बीवी ने 3 तलाक़ें दे दी थीं। तलाक़ की बिद्दत जो फ़ौरन नाफिज हो जाती है, और ये कि दफ़ा 7 महज एक रस्मी कार्रवाई है। ताम फैसले में कहा गया कि इसमें कोई तनाज़ा नहीं कि बीवी ने 90 दिन मुकम्मल होने से पहले तलाक़ की कार्रवाई वापस ले ली थी। ऐसी सूरत में जब तलाक़ का हक़ बीवी को गैर मशरूत तौर पर तफवीज़ किया गया हो, तो उसमें तलाक़ को वापस लेने या मनसूख करने का हक़ भी शामिल होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। और अदालत ने डिक्लेयर किया कि जो यूनियन कौंसिल ने कार्रवाई ख़त्म कर दी थी वो दुरुस्त थी। बीवी ने अपनी तलाक 90 दिन से पहले वापस ले ली थी, वो उनकी बीवी हैं। अब अगर उन्होंने तलाक देनी तो वो दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। खावंद ये कहता था कि चूंकि प्रोसेस हो गया था तो वो मेरी बीवी नहीं रही, और तलाक मौसर सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए, लेकिन उनकी जान ऐसे नहीं छूटने वाली थी। फिर उनको या तो प्रोसेस करेंगे, और आप जानते हैं बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। बीवी अगर तलाक लेगी तो उसको क्या सरेंडर करना पड़ेगा। खावंद तलाक देता है तो उसको तलाक की सूरत में, चूँकि वो अमेरिका में रहते थे तो उन्होंने शराइत भी लिखी हुई थी, इन शराइत से बचने के लिए वो बीवी के खाते में डालना चाहते थे तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खारिज कर दी, और पूरा कानून जो है वो उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन और वजाहत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जी हमारे जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। चूँकि उनकी सेहत भी अलील थी, उनका कोई हार्ट का भी इशू बना था, तो इस वजह से वो लंबी छुट्टियों पे रुखसत पे चले गए हैं, जिसके बायस हाई कोर्ट बेंचेस में तब्दीलियां कर दी गई हैं। मोहसिन अख्तर कियानी को तवील अरसे बाद डिवीज़न बेंच की सरबराही मिल गई है। पहले वो सिंगल बेंच में बैठते थे, अब उनको डिवीज़न बेंच की सरबराही मिल गई, जबकि जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ थी उनका बेंच ख़त्म करके, सिंगल बेंच ख़त्म करके उनको बाबर सतार के साथ डिवीज़न बेंच में बिठा दिया है। मोहसिन अख्तर कियानी के साथ डिवीज़न बेंच में है तारिक जहांगीरी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये क्रिमिनल केसेस को सुनेगा। इमरान खान का जो केस है वो भी क्रिमिनल केस है, जो अपीलें हैं, तो अब पता नहीं इमरान खान के केसेस भी तारिक जहांगीरी और मोहसिन अख्तर कियानी के बेंच में जाती हैं या नहीं जाती, लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए वो बेंच है। पहला डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और आज़म खान पर है, दूसरा मोहसिन अख्तर कियानी और तारिक जहांगीरी हैं, तीसरा सरदार इजाज़ खान लंबी छुट्टियों पे तशरीफ़ ले गए हैं। बाबर सतार की सरबराही में जो बेंच है उसमें समन रिफत इम्तियाज़ हैं। इसी तरीके से जो चौथा बेंच है वो अरबाब ताहिर और इनाम अमीन मिनाज, और पाँचवां खादिम हुसैन सुमरो और मोहम्मद आसिफ, वो जिनके बेटे का मामला बना था। तो ये इस तरह से जो बेंच है वो बनाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जो जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब हैं वो छुट्टियों पे तशरीफ़ ले गए। सिंध असम्बली में बड़ा फड्डा आपस में ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो हैं चेयरमैन उनका और स्पीकर का आपस में हुआ कुछ इस तरह से कि जो असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो सारी ख़तो किताबत वज़ीर आला से ख़ुद करते थे। स्पीकर जो ख़ुद पीपल्स पार्टी के, उसने ये एतराज़ उठाया कि भाई आप डायरेक्ट वज़ीर आला से कैसे ख़तो किताबत कर सकते हैं, आपको जो भी होगा वो स्पीकर के थ्रू करेंगे। इस बुनियाद पर सेक्रेटरी को हटा दिया। अब सुनिएगा, और ये एक तगड़ा ताकतवर जरदारी और बिलावल सरकार का बंदा है, मोहम्मद खान रिंद, उनको ओहदे से हटा दिया गया है खसूसी एजाज़िया मंजूर कराने पर। वज़ीर आला सिंध से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के स्टाफ के लिए खसूसी एजाज़िया मंजूर कराने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद को हटा दिया। असम्बली सेक्रेटरी ने उनकी जगह एक और सीनियर अफसर हसन शाह को सेक्रेटरी PAC के ओहदे पर मुकर्रर किया, लेकिन चेयरमैन जो PAC हैं निसार अहमद खोड़ो, उन्होंने नए सेक्रेटरी को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बायस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आखिरी इजलास में कोई सेक्रेटरी मौजूद ही नहीं था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निसार खोड़ो की सिफारिश पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 30 मुलाजमीन के लिए खसूसी एजाज़िया मंजूर किया। उनमें 3 मुलाजमीन के लिए 10 बुनियादी तनख्वाहें और बकिया के लिए 5 बुनियादी तनख्वाहें देने की मंजूरी दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान रिंद पहली कैटेगरी वाले 3 मुलाजमीन में शामिल थे। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो, अब वो खुद पीपल्स पार्टी का बंदा है, उनके मुताबिक मौजूदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुख्तसर मुद्दत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुकूमत सिंध को
26 अरब रुपए की रकम वसूल करके दी है, जिसमें सेक्रेटरी कमेटी का अहम किरदार था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक सेक्रेटरी को हटाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और स्पीकर सिंध असम्बली अवैस शाह कादर शाह को ख़त लिखकर उन्हें वापस अपने अहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त की। ताहम आखिरी इतलात तक स्पीकर ने निसार खोड़ो के ख़त का जवाब ही नहीं दिया। सिंध असम्बली की जानिब से मोहम्मद खान रिंद को जारी करदा शो काज नोटिस में लिखा गया कि वो असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हैं और स्पीकर और सेक्रेटरी सिंध असम्बली के मतहत हैं। इस बना पर वो उन्हें बाईपास करके किसी से बरह रास्त ख़त किताबत नहीं कर सकते थे। 30 मुलाजमीन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उनके 30 मुलाजमीन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो के कहने पे ख़त लिखा वज़ीर आला को कि हमने आपको 26 अरब की रिकवरी करके दी है, आप हमारे 30 मुलाजमीन की जो है ना वो इनको खसूसी इजाज़िया दें। वो खसूसी इजाज़िया जारी हो गया। 10 लोगों को 10 बुनियादी तनख्वाहें दे दी, उसमें आप कह सकते हैं सदक़े में, और बाकियों को 5 बुनियादी तनख्वाहें। अब चूँकि उन्होंने खसूसी इजाज़िया वज़ीर आला से ले लिया था तो उस बात पे स्पीकर नाराज़ हो गए कि आपने हमें क्यों बाईपास किया और आप डायरेक्ट वज़ीर आला से कैसे राब्ते में हो गए। इस बुनियाद पे सेक्रेटरी को हटा दिया। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जी पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जो एक हफ़्ते से एहतजाज किया जा रहा था और विहाड़ी में पुलिस मुकाबले में एक नौजवान वकील को कत्ल किया गया था और मनशियात का इल्ज़ाम लगाया गया था, उस पर सरापा एहतजाज है वकला बिरादरी और एक हफ़्ता उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब, उन्होंने इस मामले पर एक्शन लिया, नोटिस लिया, केस ट्रांसफ़र हो गया FIA को और FIA ने मुलजमान को SHO वगैरह को जो CCD के अफसरान थे उनको गिरफ़्तार कर लिया है। वहीं पे DPO विहाड़ी पे ये वकला ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हुआ, तो DPO को विहाड़ी से हटाने का मुतालबा था। उस पर वकला का कहना है कि जो वफाकी हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस मामले के ऊपर अपना किरदार अदा किया और कुछ देर पहले नोटिस जारी हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। मोहम्मद अफजाल जो 19वें ग्रेड के अफसर हैं, DPO विहाड़ी इज़ हेयर बाई ट्रांसफर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू सेंट्रल पुलिस ऑफिसर पंजाब लाहौर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, कि आप फौरी तौर पर आप आके रिपोर्ट करें IG ऑफिस और आपको वहाँ से विहाड़ी से हटा दिया जाता है। वकील ज़ीशान ढड्डी के कत्ल के मामले पर DPO विहाड़ी को तब्दील कर दिया गया है। वकला ने मुलव्वस एहलकारों की गिरफ़्तारी और DPO को तब्दील करने का और FIA को केस ट्रांसफ़र करने का मुतालबा किया था। तीनों मुतालबात मान लिए गए हैं और DPO को भी हटा दिया गया है, मुलज़मान भी गिरफ़्तार हो गए हैं और मुकदमा भी FIA के सुपुर्द कर दिया गया है। ये तफ़सीलात सामने आई हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।